प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आपका मेरे वेदिक स्टडी चैनल पर मैं आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज का हमारा जो प्रकरण रहेगा भाषा व्याकरण नीति। याद रहे यह प्रकरण कक्षा 11वीं पर 12वीं की व्याकरण में समान रूप से निहित किया गया, समाविष्ट किया गया है। तो याद रहे यह नीति जो है उसमें हम 3 प्रकरणों में से पढ़ने का प्रयास करेंगे। भाषा को अलग, व्याकरण को अलग, नीति को अर्थात भाषा क्या है, यह भाषा किसे कहते हैं, इसके कितने रूप हैं तथा भाषाओं को भिन्न भिन्न क्षेत्रों में किस प्रकार उच्चारित किया जाता है। जबकि दूसरा बिंदु रहेगा व्याकरण क्या है तथा व्याकरण का उपयोग क्या है, लिपि किसे कहते हैं तथा लिपि का वर्तमान रूप किस प्रकार हमारे सामने आता है। तो चलिए बिना कोई देर के मैं आपको लेकर चलता हूँ अपने नए बिंदु प्रकरण भाषा व्याकरण नीति पर। तो आइएगा इसमें सर्वप्रथम लेकर चलता हूं आपको भाषा की भाषा क्या है। तो प्रिय विद्यार्थी ध्यान रहे, भाषा वह माध्यम है जिसमें मानव अपने विचारों की अभिव्यक्ति अन्य विचारों की अभिव्यक्ति अन्यों के समक्ष करता है। अर्थात वह माध्यम जिसके द्वारा विचारों का आदान प्रदान करना संभव हो। भाषा कहलाती है। तो प्रिय विद्यार्थियों जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि भाषा है, तो देखिए भाषा के बारे में कहा जा सकता है कि भाषा वह माध्यम है जिसमें मानव अर्थात हम अपने विचारों की अभिव्यक्ति अन्यों के समक्ष करते हैं। वह माध्यम ही क्या है, भाषा। इसे दूसरे रूप में इस प्रकार अभिव्यक्त किया जा सकता है कि वह माध्यम जिसके द्वारा विचारों का आदान प्रदान करना संभव हो, वह माध्यम क्या है, भाषा है। तो आइएगा भाषा शब्द है उसकी व्युत्पत्ति किस प्रकार हुई है उस पर चर्चा कर लेते हैं। भाषा शब्द की व्युत्पत्ति यानी कि इसकी उत्पत्ति किस प्रकार हुई मानी गई है। तो देखिएगा भाषा शब्द की व्युत्पत्ति के बारे में कहा जाता है कि भाषा शब्द है संस्कृत भाषा, भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है। भाषा शब्द है वह संस्कृत की भाष धातु से बना है। जिसका शाब्दिक अर्थ होता है वैक्तवाद। एक बार मैं इसे पुनः दोहराने की कोशिश करता हूं कि भाषा शब्द है उसकी व्युत्पत्ति के बारे में कहा जाता है कि भाषा शब्द है वह संस्कृत भाषा की भाष धातु से बना है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है वैक्तवाद। तो प्रिय विद्यार्थियों भाषा की परिभाषा कुछ इस प्रकार दी जा सकती है। भाषा की परिभाषा हम कुछ इस प्रकार दी जा सकती है कि वैयक्त वाणी के रूप में, वैयक्त वाणी के रूप में
जिसकी अभिव्यक्ति की जाए, वैध वाणी के रूप में जिसकी अभिव्यक्ति की जाए, भाषा कहलाती है। ये इसकी सर्वमान्य परिभाषा रहेगी कि भाषा है क्या, उसकी परिभाषा नहीं। तो क्या करें, मैं इसे पुनर्वाता हूं कि इसकी परिभाषा किस प्रकार बना सकते हैं। तो ध्यान रखें कि वैध वाणी के रूप अर्थात हमारे विचारों को जब हम अभिव्यक्त करते हैं वाणी के रूप में और उन विचारों की जब अभिव्यक्ति दी जाए तो वो भाषा कहलाती है। तो एक बार इसे पुनर्वाता करते हैं। हमारा प्रकरण प्रथम है भाषा। भाषा है क्या, उससे क्या आशय। तो ये विद्यार्थी ध्यान रहे कि वह माध्यम जिसमें मानव अपने विचारों की अभिव्यक्ति अन्यों के समक्ष प्रस्तुत करता है, अर्थात वह माध्यम जिसके द्वारा विचारों का आदान प्रदान करना संभव हो, वह माध्यम ही भाषा कहलाता है या कहलाती है। भाषा शब्द उसकी व्युत्पत्ति किस प्रकार होती है, तो देखिएगा भाषा शब्द की व्युत्पत्ति के संबंध में कहा जाता है कि भाषा शब्द है वह संस्कृत की भाष धातु से बना है। भाष धातु से बना है एवं भाष शब्द का अर्थ होता है वैध वाणी। तो परिभाषा कुछ इस प्रकार दी जा सकती है भाषा की कि वैध वाणी के रूप में जिसकी अभिव्यक्ति की जाए वह भाषा कहलाती है। चलिए तो आगे बिंदु पर लेकर चल रहा हूं। भाषा के प्रकार कि भाषा के कितने प्रकार माने गए। भाषा के दो प्रकार माने जाते हैं। भाषा के दो प्रकार माने जाते हैं। तो देखिएगा कौन कौन से हैं। मौखिक भाषा व लिखित भाषा। तो प्रिय विद्यार्थी ध्यान रहे भाषा के कितने प्रकार माने गए हैं। तो याद रहे भाषा के दो प्रकार माने गए, या मौखिक भाषा और दूसरी लिखित भाषा। मौखिक भाषा क्या है एवं लिखित भाषा क्या है, तो देखिएगा मौखिक भाषा के बारे में कहा जा सकता है कि मौखिक भाषा क्या है, उसके बारे में देखिएगा हम क्या कह सकते हैं या क्या बता सकते हैं। मैं यहां बोल रहा हूं मौखिक भाषा। मौखिक भाषा है क्या, तो देखिए आम बोलचाल की भाषा, आम बोलचाल की भाषा को मौखिक भाषा कहा जाता है। अर्थात कहने का तात्पर्य मौखिक भाषा से है कि मानव द्वारा आम बोलचाल में जिस भाषा का प्रयोग अपने विचारों के अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है वही क्या है, मौखिक भाषा है। जबकि लिखित भाषा से तात्पर्य होगा, लिखित भाषा क्या है, तो देखिएगा लिखित भाषा से तात्पर्य विचारों की अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति जब लिख कर की जाए वह भाषा लिखित भाषा कहलाती है। एक बार पुनः दोहराना चाहूंगा, तो ये विद्यार्थी ध्यान रहे कि भाषा को दो भागों में बांटा जाता है, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा से तात्पर्य है आम बोलचाल की भाषा को ही मौखिक भाषा कहा जाता है। अर्थात मानव जो अपने विचारों के अभिव्यक्ति
भाषा में देता है तो वह भाषा मौखिक है, जबकि लिखित भाषा से तात्पर्य होगा मानव द्वारा अपने विचारों की अभिव्यक्ति। जब मौखिक रूप से रहेगा, जब लिखकर मिल जाए तो वह भाषा लिखित भाषा कहलाती है। आइए मैं इसके अगले बिंदु पर लेकर चलता हूं आपको। मौखिक भाषा व लिखित भाषा में अंतर। इन दोनों भाषाओं में क्या अंतर है, तो चलिए देख लेते हैं कि इनमें कौन कौन से अंतर हो सकते हैं। तो एक तरफ में यहां मौखिक का हिस्सा कर रहा हूं, दूसरी तरफ लिखित भाषा। तो ये विद्यार्थी ध्यान है, यहां आप मौखिक भाषा और लिखित भाषा में अंतर के स्पष्टीकरण हेतु दो वाक्य लिख के दे रहा हूं, जिसमें आप स्वतः प्रयास कर सकेंगे इनमें अंतर ढूंढने का। देखिएगा, मौखिक भाषा का कोई भी वाक्य हम लिख लेते हैं। मैंने यहां लिखा है मौखिक भाषा, यानी आम बोलचाल की भाषा जिस प्रकार को कहते हैं, तुम यहां पर बैठ जाओ। इसे मौखिक भाषा में जब हम बोलते हैं, यानी कि अपनी स्थानीय भाषा में जब इसे बोलने का प्रयास करेंगे तो हम इसे कुछ इस प्रकार बोलेंगे, बैठ जाओ। जबकि लिखित भाषा में इसे जब लिखने का प्रयास किया जाएगा तब लिखा जाएगा तुम यहां पर बैठ जाओ, तुम यहां पर बैठ जाओ। तो देखते हैं वाक्य अनुसार अगर वाक्यों पर जोर किया जाए तो मौखिक व लिखित भाषा में अंतर आसानी से किया जा सकता है। जहां देखिएगा मौखिक भाषा के वाक्य, मौखिक भाषा का वाक्य है वो 3 शब्दों के द्वारा निर्मित हुआ है, और जबकि लिखित भाषा में शब्द अपेक्षाकृत मौखिक भाषा के ज्यादा प्रयोग में किए गए। तो कहा जा सकता है कि इसका प्रथम अंतर यही आता है कि मौखिक भाषा के जो वाक्य होते हैं, मौखिक भाषा के वाक्य छोटे होते हैं। पहला अंतर हमने ढूंढ निकाला है, तो दूसरा अंतर भी ढूंढ निकालने देखिएगा। जबकि लिखित भाषा, मैं यहां शुरू लिखने का कोशिश कर रहा हूं क्योंकि बोर्ड फिलअप जल्दी हो जाता है। तो देखिएगा, जहां मौखिक भाषा के वाक्य छोटे होते हैं वहीं लिखित भाषा के वाक्य बड़े हैं। चलिए तो दूसरा अंतर देखने का प्रयास करते हैं। देखिएगा, यहां लिखे गए वाक्य, मौखिक भाषा के वाक्य में ये जो शब्द आपको दिखाई पड़ रहा है, यह हमारी किसी भी भाषा का नहीं है। तो कहा जा सकता है कि मौखिक जो भाषा होती है उस पर, मौखिक भाषा पर स्थानीय बोली का प्रभाव पड़ता है। दूसरा अंतर हम इस प्रकार कर सकते हैं कि मानव द्वारा बोली जाने वाली मौखिक भाषा पर स्थानीय बोली, यानी कि स्थानीय भाषा के शब्दों का प्रयोग मानव अपनी मौखिक भाषा में करता है, जबकि इसके विपरीत लिखित भाषा में स्थानीय बोली का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो तीसरा अंतर हम कुछ इस प्रकार कर सकते हैं, इन वाक्यों को बोलकर देखिएगा, जो वाक्य है उन्होंने नोटेट कर देता हूं, कुछ अलग देखे वो बार बार देखे वो रुझे ना हो। देखिएगा, इधर मैंने लिखा है आकर बैठेगा, यहां लिखा है तुम यहां पर बैठेगा। तो देखिएगा, पहला अंतर हमने किया कि मौखिक भाषा के वाक्य छोटे होते हैं जबकि लिखित भाषा के वाक्य बड़े होते हैं। दूसरा अंतर आया, मौखिक भाषा पर स्थानीय बोली का प्रभाव पड़ता है, जबकि स्थानीय लिखित भाषा पर स्थानीय बोली का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। चलिए तो आगे देखते हैं
मौखिक भाषा परिवर्तनशील है, याद रखिए मौखिक भाषा है वह बदलती रहती है, जबकि लिखित भाषा अपरिवर्तनशील है, यानी कि इसमें कोई बदलाव नहीं होता। यह तीसरा अंतर रहेगा। हम इसे अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग रूप में देख सकते हैं, परंतु लिखित भाषा का जो रूप यहाँ लिखा है वह आज के ऐसा ही है, प्राचीन में भी ऐसा ही था, भविष्य में भी ऐसा ही रहेगा। चलिए तो आगे हमें इस तरफ करने का प्रयास करना देखिएगा। मौखिक भाषा के बारे में यहां मैं लिख देता हूं मौखिक भाषा और इस तरफ आ जाएगा लिखित भाषा। अगला अंतर हम कर सकते हैं कि मौखिक भाषा स्वाभाविक होती है, यानी कि स्वभाव अनुसार बोली जाती है, जबकि लिखित भाषा कृत्रिम होती है। यानी कहने का तात्पर्य मौखिक भाषा स्वाभाविक यानी मनुष्य के स्वभाव अनुसार ही बोली जाती है, जबकि लिखित भाषा व्याकरण द्वारा बनाई होती है, बनावटी होती है। अगला अंतर कर सकते हैं इसमें, मौखिक भाषा ताजगी युक्त होती है, जबकि लिखित भाषा रूढ़िवादी होती है। ऐसे कह सकते हैं प्राचीनता युक्त होती है। चलिए तो ये हमारे अंतर निकल आए हैं, 5 अंतर हमने देखने को मिले। चलिए एक बार इसे मैं रिपीट कर देता हूं, देखिएगा मौखिक भाषा में क्या क्या अंतर हो सकते हैं। तो याद रहे मौखिक भाषा के वाक्य जो होते हैं वो छोटे होते हैं, जबकि लिखित भाषा के वाक्य सदैव कैसे होते हैं, बड़े होते हैं। दूसरा अंतर देखने को मिला कि मौखिक भाषा पर स्थानीय जो भाषा है बोलियों का प्रभाव पड़ता है, जबकि लिखित भाषा पर स्थानीय बोलियों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगला अंतर, मौखिक भाषा परिवर्तनशील है, यानी कि इसके बारे में लेखकों ने कवियों ने लिखा भी है कि कोस पर बदले पानी, 3 कोस पर बदले पानी। देखिएगा लिखा भी गया है कि जहां 3 कोस पर पानी परिवर्तित हो जाता है तो उसी प्रकार कोस यानी हर कोस पर पानी में अंतर आ जाता है। तो क्या करें, मौखिक भाषा है वह स्थान अनुरूप सदैव परिवर्तनशील, जबकि लिखित भाषा है परिवर्तनशील है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। आगे देखिएगा अगला अंतर आता है, मौखिक भाषा स्वाभाविक होती है, जबकि लिखित भाषा कृत्रिम होती है। यानी मौखिक भाषा स्वभाव अनुसार बोली जाती है, जबकि लिखित भाषा बनावटी होती है, उसकी बनावट व्याकरण द्वारा तय की जाती है। अगला अंतर देखिएगा, मौखिक भाषा में सदैव ताजगी रहती है, यानी वह ताजगी युक्त होती है, जबकि लिखित भाषा रूढ़िवादी या प्राचीनता युक्त होती है। तो चलिए अगले बिंदु पर मैं ले चलता हूं आपको। अगले बिंदु में हमारा रहेगा भाषा के रूप कितने प्रकार के हैं। भाषा के प्रकार अगर आए, याद रहे यहाँ थोड़ा सा असमंजस आपके दिमाग में हो सकता है, तो मैं उसे पहले दूर कर देता हूं। देखिएगा भाषा के प्रकार, याद रहे भाषा के 2 ही प्रकार माने गए हैं, जबकि यदि प्रश्न आए भाषा के कितने रूप स्वीकृत किए जाते हैं, तो भाषा के 4 रूपों को स्वीकृत किया गया है। प्रकार की अगर बात करूं तो प्रकारों में मौखिक भाषा और दूसरी लिखित भाषा जो हमने अभी पढ़ी है, जबकि अगर भाषा के रूपों की बात की जाए, यहां लिख देता हूं भाषा के रूप। तो ज्ञान है भाषा के कितने रूप माने गए, तो 4 रूप माने गए। यथा कौन कौन से, तो देखिएगा
4 रूपों को स्वीकृत किया जाता है जो इस प्रकार है: भाषा, मूल भाषा, विभाषा, बोली व उपबोली। तो आइएगा हमारा आगे का बिंदु रहेगा भाषा के रूप, जिन्हें हम अब विस्तृत रूप में पढ़ेंगे। चलिए, तो पहला अपना बिंदु रहेगा मूल भाषा। अब देखिएगा मूल भाषा है क्या, तो ध्यान दीजिए पहले भारत मूल भाषा भारतीय परिवार को माना जाता है। यानी कहा जाए भारत की मूल भाषा कौन सी है, तो भारतीय परिवार भारत की मूल भाषा माना जाता है। ऐसा क्यों, तो देखिएगा मूल भाषा से क्या तात्पर्य है, तो देखिएगा एक बड़े विस्तृत क्षेत्र में बोले जाने वाली समस्त भाषाओं का उद्भव जिससे हुआ है वह मूल भाषा कहलाती है। तो उत्तर आशय अनुसार देखिएगा, एक बार इस आशय को पुनः दोहरा लेते हैं कि मूल भाषा एक बड़े विस्तृत क्षेत्र में बोली जाने वाली समस्त भाषाओं का उद्भव जैसे हुआ वह मूल भाषा कहलाती है। कि उसी प्रकार भारत में बोली जाने वाली समस्त भाषाओं का उद्भव भारतीय परिवार से हुआ माना गया। अगर भारत की मूल भाषा इसे माना गया, भारतीय परिवार को माना गया। आइएगा दूसरा, ये मूल भाषा है, तो दूसरी देखिएगा विभाषा। विभाषा है तो देखिएगा राज्य राज्य के समस्त राष्ट्रीय कार्यों का निष्पादन जिस भाषा में किया जाए, जिस भाषा में किया जाए वह भाषा विभाषा कहलाती है। तो विभाषा से तात्पर्य एक राज्य के समस्त कार्यों का निष्पादन जिस भाषा में किया जाता है वह वहां की विभाषा कहलाती है। उदाहरण के रूप में देखिएगा, गुजरात भारत का एक राज्य है और गुजरात में जो समस्त राष्ट्रीय कार्यों का निष्पादन गुजराती में भी किया जाता है, तो गुजराती भाषा है वह गुजरात की विभाषा कहलाती है। अगला अपना दूसरा है बोली है, तो देखिएगा सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा उपभाषा बोली जाते हैं। याद रखें विद्यार्थियों, एक बात इंपोर्टेंट है कि बोली है पहली बात कि बोली सब एक सीमित क्षेत्र में यानी एक छोटे से क्षेत्र में बोली जाती है और एक उपभाषा में नहीं किया जाता। और अंतिम बिंदु अपना रहेगा
अंतिम बिंदु रहेगा अपना उपबोली। देखिएगा उपबोली है, तो देखिएगा बोली व्यक्ति विशेष की बोली जब सामूहिक रूप से प्रयुक्त किया जाए तो वह उपबोली कहलाती है। चलिए एक बार कर लेते हैं। भाषा के जो रूप है वो चार बताए गए हैं, यथा मूल भाषा, विभाषा, बोली बोली। मूल भाषा से तात्पर्य है एक विस्तृत क्षेत्र में, एक विस्तृत क्षेत्र में बोली जाने वाली समस्त भाषाएं, एक विस्तृत क्षेत्र में बोली जाने वाली समस्त भाषाओं का उद्भव जिससे हुआ वह मूल भाषा कहलाता है। उदाहरण क्या, भारत राष्ट्र में बोली जाने वाली समस्त भाषाओं का उद्भव भारतीय परिवार से हुआ, अतः भारत की मूल भाषा के रूप में भारतीय परिवार को माना जाता है। जबकि दूसरा इसका आता है विभाषा। विभाषा से तात्पर्य है उस भाषा से जिसमें किसी प्रांत या उपप्रांत स्तर पर, याद रहे किसी प्रांत या उपप्रांत स्तर पर समस्त राष्ट्रीय कार्यों का निष्पादन जिसमें संभव हो वह भारतीय की भाषा कहलाती है। जबकि बोली से तात्पर्य है सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाली उपभाषा को ही बोली कहा जाता है। ध्यान से ध्यान रहे, बोली में राष्ट्रीय कार्यों और साहित्य सृजन करना संभव नहीं होता। उपबोली से तात्पर्य है व्यक्ति विशेष की बोली को जब सामूहिक रूप से आम उच्चार की भाषा के रूप में प्रयोग किया जाए वह उपबोली कहलाती है। विद्यार्थियों, अगर मेरे द्वारा पढ़ाया गया भाषा का यदि पसंद आए तो मेरी वीडियो को प्लीज